हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसको इंग्लिश में मेजर स्फेयर ऑफ अर्थ या मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कहा गया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, अगर कहीं स्फेयर और कहीं डोमेन हो तो उन दोनों का ही मतलब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। मैंने अभी जब एस्टेट का सिलेबस उठा के देखा तो उसके अंदर मेजर स्फेयर ऑफ अर्थ दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टॉपिक को बुक्स में ढूंढा कि कहाँ पर है। तो ये जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल टॉपिक, ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर 5 है ज्योग्राफी का, ठीक है। और अगर अभी मैंने एस्टेट का नाम लिया है या मेरे जो वीडियो के थंबनेल पर एस्टेट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक स्पेसिफिक एस्टेट के लिए ही है। अभी जो एस्टेट का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हीं टॉपिक्स को उठा रही हूँ जो सिलेबस में दिए हुए हैं। बट ये सभी टॉपिक्स, जो भी ये टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स आपके एस्टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या कहीं भी किसी भी स्टेट का टीजीटी स्क्रीनिंग है या किसी भी कोई भी टेट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां एसएसटी से इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, और मैं ये एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए आप भी एनसीईआरटी की बुक्स को, यहाँ अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी की बुक में इसे ज़रूर पढ़िए। चाहे आप गूगल पर इसका पीडीएफ निकाल के पढ़िए, चाहे आपके पास बुक है तो वहाँ से पढ़िए, पर आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है, ठीक है ना। ये सब हमने कहा, मैं इससे पहले 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ इसी तो मतलब कि ज्योग्राफी के ऊपर ही है। तो वो जो है ना, ये जो वीडियोज़ है ये आपका बेस का काम करेगी। तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोज़ को देख लिए ताकि आपको समझ में, जो ज्योग्राफी जो है वो बेसिक से अगर आपको समझ में आती है ना, तो आप फिर कभी भी ज्योग्राफी में मात नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। मानव को जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? भूमि, जल, हवा, जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हो गए हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, वो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर मिलती हैं, जो वायुमंडल में है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ है, जल वाष्प है या जल है, यानी लिक्विड फॉर्म में जल, और गैसेस के फॉर्म में जल वाष्प, और सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? बर्फ। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, वहीं सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये अब ये क्या कहना चाहता है, ये जो आपका पैरा है इसने सब कुछ बता दिया। जो पूरा लेसन है, जो पूरा टॉपिक है ना, इसका पूरा कंक्लूजन इसी में डाल दिया इन्होंने बोल दिया कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती है ना, कि आपको जमीन मिल जाए, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, तो क्या होगा? जीव का निर्माण होगा, है ना। जीवमंडल तभी बनेगा, इन्होंने बोला ना जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। तो जीवमंडल सीमित कहाँ है? जब स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, वहां पर जीवन बनता है। भाई हम आप है, इंसान है, जानवर है, कोई भी जीव जिसके अंदर सांसें हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ जमीन हो। बिना जमीन के नहीं उग सकते भाई। मिट्टी चाहिए, जल चाहिए भाई, हवा चाहिए, है ना, स्थल चाहिए, तभी तो जीव पनपेगा। अब पेड़ पौधे पनपेंगे तभी तो इंसान है, जानवर है, उनको खाना मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो जीवमंडल है ना, इस परिमंडल के लिए जो बेसिक जरूरत है वो है वायुमंडल, आपका जलमंडल और भूमंडल। ये तीनों चीजें अगर हैं तो ही जीवमंडल बनेगा। तो अब हम इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं, भूमंडल को, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को, ठीक है। तो चलिए भाई भूमंडल से स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे भूमंडल पर। अब ये भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया। पहले चलो यहीं तक समझते हैं। जो पृथ्वी का ठोस ये पार्ट है, आपने देखा होगा पहाड़ हैं,
पर्वत है, उबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ भी है, जब मिट्टी की पतली परत है जो ठोस है, ठीक है ना, उससे, और जिसमें क्या है, जीवों के लिए पोषक तत्व है। अब जीवों के लिए पोषक तत्व, हम तो मिट्टी नहीं खाते, पर हम पेड़ पौधों से तो फल, सब्जियां, अनाज सब चीज लेते हैं ना, और पेड़ पौधे, जानवर भी पेड़ पौधों को खाते हैं, तो क्या है, उनके लिए पोषक तत्व है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह से पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सका है। अब जो पृथ्वी की जो ठोस सतह है, भूमंडल जो है, अब वो भी दो एरियाज में बटा हुआ है। कैसे? एक तो भाई स्थल भाग जिसको महाद्वीप कहा है, और दूसरा जो पानी वाला एरिया है जिसमें जलाशय बने हुए, जैसे महासागर हैं बड़े बड़े। अब महासागर हैं तो अब हमने कही तो जलमंडल में आना चाहिए, जलमंडल में तो आता है, पर क्या, जो महासागर है अब उनके नीचे भी तो जमीन होती है ना, पानी के नीचे भी तो जमीन होती है। पानी के नीचे क्या है, आपने सोचा कभी कुछ होता है पानी के नीचे? हाँ भाई, पानी के नीचे जमीन तो होती है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आगे, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है। मतलब कि आपने कभी देखा हो कि किसी भी चीज़ की हाइट, कहीं भी आप जाते हो रास्ते में, या कहीं भी कोई बिल्डिंग या कोई कुछ भी बना हुआ है, तो लिखा हुआ था कि जैसे कोई हाईवे है, कोई रोड है, तो समुद्र तल से ऊंचाई, फिर उसके आगे उसकी 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, जो भी है, किलोमीटर है या जो भी है, कुछ भी है, वो लिखी होती है ना। तो वो, उसका क्या मतलब है, कोई ये थोड़े कि समुद्र के अंदर जाके उसकी ऊंचाई नापी, नहीं, मतलब कि समुद्र का जो लेवल होता है ना, सी लेवल, समुद्र जल की जो तल की जो ऊंचाई होती है वो जीरो मानी जाती है समुद्र के लेवल से, यानी उसको जीरो मान के और फिर उसकी हाइट मापी जाती है। अब जमीन तो भाई उबड़ खाबड़ भी होती है। अब मान के चलिए, ये एक समझाने का तरीका भी, जमीन है, यहाँ एक छोटा पेड़, ये छोटी सी बिल्डिंग है, ये बड़ा पहाड़ है, ये कोई छोटी बिल्डिंग है, तो अब इनकी हाइट जो है, अब इसकी हाइट 5 मीटर है, इसकी हाइट 15 मीटर है, इसकी हाइट 2 मीटर है। तो ये आपको कैसे पता चला? कोई यहाँ से थोड़ी, तो ये क्या माना गया, जैसे समुद्र की सी लेवल है, यहाँ से सी लेवल से इसकी हाइट 2 मीटर, इसकी हाइट 15 मीटर, और सी लेवल से इसकी हाइट 5 मीटर है। अब ये जरूरी नहीं कि समुद्र के किनारे बने हो, ये कहीं भी हो, पर सी लेवल से इनकी हाइट मापी जाती है, ठीक है ना। अब जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो उसको भी सी लेवल से 8,800 कुछ मीटर करके है ना, तो उसकी जो लंबाई है वो भी सी लेवल से मापी गई है, कि सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर है, समुद्र के, जो समुद्र का जल है ना उसके लेवल से, ठीक है। और समुद्री जल जो है वो हर जगह एक समान होता है। अब आप पानी को डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि पानी बिल्डिंग के रूप में खड़ा हो जाएगा बन के, नहीं ना, कि पानी का भी पहाड़ बन जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। अब जो पानी आपने डाल दिया वो तो हर जगह एक ही लेवल में फैलता है, जैसे यहाँ पानी डाला है तो ये एक ही लेवल फैलेगा, ऐसा तो नहीं होता है यहाँ पानी उठा हुआ है, यहाँ पानी दबा हुआ है, ऐसा नहीं होता ना। पानी क्या होता है, पानी एक ही लेवल में फैलता है, चाहे वो इतनी ऊंचाई तक फैलेगा तो भी एक ही लेवल में फैलेगा। तो इसलिए पानी का जो लेवल है वो हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। इसने यही कहना चाहा यहाँ कि जो समुद्री जल की सतह, मतलब समुद्र है, जो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तो ये समुद्री जल का तल, इसको सी लेवल कहा गया है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, स्थल की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से, और किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र के तल की जो वो है उसको जीरो लिया जाता है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या कहा था, महाद्वीप, भूमंडल में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन्स, ठीक है। अब महासागरीय बेसिन इसीलिए कहा गया है, बेसिन महासागरीय यानी महासागरों के तल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी ये मैप है, पर इस मैप पे थोड़ी देर बाद आएंगे, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। मीटर है ये, किलोमीटर नहीं, समझ लेना, 8,848 मीटर। तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है, और आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है, नेपाल। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, जो हिमालय पर्वत रेंज में है, ठीक है ना। अब विश्व का सबसे बड़ा गहरा भाग, अब ये तो हो गया अर्थ पे सबसे ऊंचा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे सबसे ऊंचे हो गया 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, ये एक पहाड़ है, शिखर चोटी है, ठीक है। अब आ गया विश्व का सबसे गहरा भाग। अब ये कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में। अब गहरे का मतलब है कि जैसे ये पहाड़ पर्वत अर्थ के ऊपर उठे हुए है ना, वैसे ही समुद्र के अंदर इतना ही धंसा होना, गड्ढा होना एक तरह से, तो वो क्या है, मारियाना गर्त। उसको क्या बोला गया, मारियाना गर्त बोला गया, जिसे मारियाना ट्रेंच भी इंग्लिश में मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई क्या है, 11,022 मीटर।
यानी कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उसको उठा के उस गड्ढे में हम डाल दें तो अभी वो नहीं भरेगा, क्योंकि 11,000 और 8,000 डिफरेंस आप देख लीजिए, यानी कि ये लगभग 9,000 के आसपास और 11,000 है, तो 2,000 कुछ 100 कुछ करके बचेगी इतना एरिया तब भी बच जाएगा गहरा, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे गहराई समुद्र में सबसे ज़्यादा, मतलब कि जो गहराई है, जो अंदर गर्त है, गड्ढा है, गर्त का मीनिंग गड्ढा समझ लीजिए, समुद्र के अंदर, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। तो सबसे गहरा भाग कहाँ है, प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और सबसे ऊंचा भाग कहाँ है भाई, हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब इसमें यही बात दे रखी है कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि जो समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक हो सकती है। कल्पना नहीं की भाई कि समुद्र में देखा नहीं, पहाड़ तो फिर भी खड़ा दिख जाता है, कितना ऊंचा पहाड़ है, तो आप ये सोच लीजिए वो ऊंचा पहाड़ आपका समुद्र की गहराई में समा जाएगा, फिर भी वो गहराई भरेगी नहीं, यानी इतना गहरा ग्रत है जो मेरियाना ग्रत है, 11,022 मीटर है, ठीक है। अभी आ जाते हैं महाद्वीप पर। महाद्वीप, अब पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप हैं, ऐसा नहीं सारे आपस में जुड़े नहीं हुए, कुछ महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ एक दूसरे से अलग है। तो उसके अंदर क्या है, विस्तृत जल राशि का मतलब है बहुत फैला हुआ पानी, ठीक है ना। ये विस्तृत जल राशि कहीं अटक सोचने लगो क्या आ गया ये, तो विस्तृत जल राशि में फैला हुआ पानी, ये जो उनको अलग करता है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। अभी हम वो जो डायग्राम है, जो मानचित्र दे रखा है ना, उस पर जाके इनको समझेंगे। और ये जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है, यहाँ कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। ये सारी चीज़ें अभी हम मैप में जाके समझेंगे। अब एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया यानी कि यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, अभी इतना ही पढ़ लेते हैं पहले उधर जाके वापस। अब उस मैप पे चलते हैं भाई, अब इस मैप का काम आ गया है, ठीक है। अब भाई मैं इसको आपको एक साथ तो शायद आपको शो ना करे, थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप यहाँ देखिए, पहले तो इस मैप पे आप देखिए 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप दे हैं, ठीक है ना। चलो सरका के दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। ये एशिया, ठीक है, ये आपका एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, उसके बाद हाँ ये नीचे ऑस्ट्रेलिया रह गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए। फिर आज ये आ जाता है आपका, ये आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है नीचे दक्षिण अमेरिका, और फिर सबसे नीचे यहाँ अंटार्कटिका, ठीक है ना। 7 महाद्वीप हैं। ये बुक में भी मैप मिल जाएगा, गूगल पे भी आप निकाल सकते हैं। बुक ना हो तो मैप वर्क जो होता है वीडियो में देखने के बाद आपको समझना होता है खुद से, और मैप पे जो आपने समझ लिया ना वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है, यानी परमानेंट वो काम हो जाता है वो। अब हमने ये तो देख ली कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, और इसी के साथ साथ अब हम समुद्र भी देख लेते हैं, महासागर भी, ठीक है ना। ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर की लोकेशन आपको सबको पता ही होगा कहाँ है, ये अपना जो इंडिया है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर हो गया, ठीक है। फिर ये अटलांटिक महासागर हो गया यहाँ, ये ऊपर आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है ना। और ये प्रशांत महासागर, और ये इधर भी प्रशांत महासागर को दिखाया गया, क्योंकि अब यहाँ तो खोल के दिखा रखा है, वरना अर्थ तो गोल है ना। जब इसको हम फोल्ड करते हैं, इसी मैप को फोल्ड करते हैं, तो दोनों प्रशांत महासागर, जैसे ये मैं आपको जरा सा दिखा दें। अगर आप इसको मैप को ऐसे फोल्ड करते हो, इसको ऐसे ले जाके, अगर आप इसको ले जाके ऐसे फोल्ड करते हो, तो ये क्या, प्रशांत महासागर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ थोड़ा यहाँ से खोल के। अब हम आ जाते हैं एशिया पर, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, एशिया जो महाद्वीप है ना, ये जो एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा, किसका, ये जो एशिया महाद्वीप है, ये अर्थ पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये जो अर्थ पे जमीन है ना, स्थल, ये पानी की बात नहीं हो रही है, जो जमीन है ना उसका 1/3 पार्ट है, 1/3 हिस्सा है ये किसका, इन सभी कॉन्टिनेंट्स की जमीन जितनी है, जो सभी कॉन्टिनेंट्स है, इनकी जो जमीनी एरिया है ना, स्थल एरिया है,
उसका 1/3 हिस्सा है, 3 में से 1 हिस्सा, यानी कि पूरी वर्ल्ड में, ये पूरी अर्थ पे जितनी ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बांट लें तो उनमें से 1 हिस्सा एशिया के पास है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंची रेंज है, ये भी एशिया में है। कहाँ? इंडिया के ऊपर, जो इंडिया में, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पर्वत है वहाँ। तिब्बत का पठार, ये भी एशिया में है। और अभी ये आ गया आपका यूराल पर्वत, ठीक है ना। 1 मिनट में इन सबको फिनिश कर दो, फिर आप देखिएगा। ये आ जाता है यूराल पर्वत। अब ये कहाँ है? ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। ये यूरोप और ये एशिया, इन दोनों को जो नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, प्राकृतिक रूप से ये पर्वत इनके बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रहा है यूराल पर्वत, यानी कि इधर यूरोप और इधर एशिया, ठीक है। यूराल पर्वत कहाँ है? यूरोप और एशिया की नेचुरल बाउंड्री के रूप में बना हुआ है यूराल पर्वत। और एशिया और यूरोप, ये जो कंबाइंड पार्ट है ना, इसी को यूरेशिया बोला गया है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड पार्ट को यूरेशिया कहा गया है। अभी हमने जो पढ़ा था ना, उसमें सिर्फ यही समझाया गया था, ठीक है। चलिए अभी हम वापस अपने उसी पार्ट पर चलते हैं जहाँ हम पहले से पढ़ रहे थे। अभी आप देखिए आगे, वापस वहीं चलते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एशिया के, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा गया है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र में इसको देख के इसकी स्थिति का पता लगाइए। चलिए अब यूरोप को दोबारा देखते हैं उसी मैप पर जाके। ये क्या कह रहा है कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और एशिया के, महाद्वीप जो एशिया उसके पश्चिम में है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो चलिए भाई अब वापस हम अपने यूरोप पर चलते हैं। अब हम आ गए यूरोप पर, ठीक है। ये भाई थोड़ा सा आप अपने फ़ोन को टेढ़ा करके देख लीजिएगा या उस पर, क्योंकि अभी इसमें इतनी फैसिलिटी है भाई फ़ोन में, मैं इसको ऐसे ही दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो अब आ जाते हैं यूरोप में। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। पहले तो एशिया, ये आ गया आपका एशिया, ठीक है, एशिया। अब एशिया की ये जो है, ये पश्चिम एरिया तो है, तो एशिया के पश्चिम में आपका यूरोप है। और ये यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, और ये यहाँ भी पानी है। तीनों एरिया 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है ना। अफ्रीका है नीचे, पर अफ्रीका और जो यूरोप है इसके बीच में तो यहाँ पानी है। सिर्फ इधर एशिया से टच में है, बाकी जितना ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये सब क्या है? पानी है, ठीक है ना। तो ये 2 बातें तो सही होगी। अब इन्होंने क्या कहा, ये आर्कटिक में है ना, सॉरी, जो वो क्या बोल रहे थे, आर्कटिक लाइन इसमें है। अभी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। आर्कटिक वृत्त, अब हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि भाई 66, ठीक है ना, 66 डिग्री जो यहाँ था, ये आपका आ गया 60 डिग्री यहाँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ से मतलब कि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं है, हाँ यहाँ से लगा लीजिए 66 डिग्री। यहाँ से आपका आर्कटिक वृत्त जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट करके दिखाती हूँ। तो ये गया ये, ठीक है ना। तो ये जो आर्कटिक वृत्त जा रहा है ना ऊपर के एरिया में, यानी कि ये ध्रुवों में चला जाता है। 66 से आगे 90 के बीच में जो एरिया आता है, तो ये जो आर्कटिक वृत्त है 66 से ही, सॉरी, यहाँ से निकल रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? नहीं, ये ज़्यादा हो गया भाई। आर्कटिक वृत्त से, ये जो आर्कटिक वृत्त है ना, ये यहाँ ऐसे जो आर्कटिक वृत्त गुजरता है, अर्थ का ऊपर का एरिया है जहाँ पर मतलब कि क्या है, एकदम से ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, है ना, सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती हैं। हमने जो पीछे की वीडियो में देखा था, तो वो जो एरिया है, वो जो वृत्त है ना, आर्कटिक वृत्त जो बना हुआ है अर्थ के ऊपर, वो इससे यूरोप से होकर जाता है, ठीक है ना। उन्होंने बस यही बात कही है। अब चलिए वापस चलते हैं हमारी वीडियो पे आगे। अब हमने यूरोप पढ़ लिया, एशिया, सॉरी हाँ, एशिया पढ़ लिया, यूरोप भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका एशिया के बाद, अब ये सुनिए भाई क्या कह रहा है, अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त 0 अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से जाती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, कर्क रेखा क्या है, विषुवत क्या है, मकर क्या है। और सहारा रेगिस्तान जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में स्थित है।
यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप देखिए एक ही चैप्टर में आपने कितने क्वेश्चंस आ गए। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें ना तो इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अभी आप देखिए चलिए अभी हम इतना अफ्रीका के बारे में पढ़ लिए। अब एक बार मैप पे चल के अफ्रीका को भी देख लेते हैं भाई। अफ्रीका में आ जाते हैं। देखिए अभी आप यहाँ देखिए ये अफ्रीका है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, अफ्रीका जो है वो तीनों हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हर तरफ से ना, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है भाई। चारों तरफ समुद्र महासागर सब कुछ लगे हुए हैं। अब ये देखिए ये जो क्या कह रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे लंबी नदी, लंबी बड़ी नहीं लंबी, सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। अब यहाँ देखिए ये कर्क रेखा है ना, ये विषुवत रेखा और ये नीचे मकर रेखा। अब ये तीनों क्या है देखो, 1 2 3, तीनों कहाँ से जा रही है, अफ्रीका से। और जो विषुवत रेखा है वो एकदम सेंटर से होके जा रही है। और अब आप देखिए इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा है जो है उसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस रेखा ने, विषुवत ने। तो ज़्यादातर पार्ट कहाँ है, उत्तर में, दक्षिण में तो है ये, मतलब कि उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में है अफ्रीका, पर ज़्यादा हिस्सा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो जो इन्होंने इसके बारे में बताया था वो सारी शर्तें हमने यहाँ देख ली, झूठ तो नहीं बोला मैंने, ठीक है ना। तो सहारा मरुस्थल इसमें, नील नदी यहाँ, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ठीक है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों इससे होकर गुजर रही हैं। और विश्व का 2nd नंबर पर कॉन्टिनेंट है ये, फर्स्ट पर एशिया और 2nd पर आपका, चलिए भाई अब ये भी हो गया, पढ़ लिया हमने इसको भी। अब आ जाते हैं हम उत्तर अमेरिका पर, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका जो है वो विश्व का 3रे नंबर का, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा आ गया उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका का मतलब ये मत समझना अमेरिका को उत्तर अमेरिका कहा गया है। उत्तर अमेरिका एक महाद्वीप है और उसके अंदर कंट्री है अमेरिका। जैसे एशिया में चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, जैसे ये है ना, इसी तरह से उत्तर अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है एशिया की तरह, और उसके अंदर कंट्री का नाम है अमेरिका, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका को एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि, अब ये क्या कहा गया है, जल संधि सुनी होगी, स्थल संधि है। अभी हम मैप पे जाएंगे तब इनको अच्छे से वहाँ समझ लेंगे। अभी एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा। विश्व का 3रा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। संक्रिय मतलब भीड़ा, ठीक है ना, जिसे क्या कहा गया है, पनामा जल संधि। अब यहीं देखिए कितने छोटे छोटे, मतलब कि एनसीईआरटी में क्या है, हर लाइन में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। उत्तर अमेरिका क्या है, वर्ल्ड में कौन से नंबर का महाद्वीप है, 3रे नंबर का साइज में, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका से कहाँ से जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। अभी हम 1 मिनट, अब यहाँ देखिए, अब यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी, ठीक है ना, गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 तरफ महासागरों से घिरा है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका को पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ ही देख लेंगे मैप पर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भाई दक्षिण अमेरिका नाम इसलिए रखा है, उत्तरी अमेरिका उत्तर में है, दक्षिण अमेरिका दक्षिण में, सीधा से नाम से जाहिर हो रहा है। पश्चिम में 2 महासागर हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे बड़ी, अब ये देखिए वहाँ तो थी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में, और ये आ गई विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को एक बार वापस मैप पे जाके देख लेते हैं क्या है ये। हाँ जी, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं मैप पे अमेरिका में। चलो भाई अब अमेरिका देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये आ गया आपका उत्तर अमेरिका, ठीक, और ये आपका दक्षिण अमेरिका। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, ये उत्तर में है, देखने से ही दिख रहा है, ये दक्षिण में है। अब ये उत्तर में, मतलब कि गोलार्ध में तो उत्तर में, और वैसे पश्चिम एरिया हो गया है ना, अर्थ का उत्तर और पश्चिम। इस रो के, इस विषुवत के अकॉर्डिंग उत्तर,
और जो आपकी देशांतर आ जाती है तो देशांतर के अकॉर्डिंग ये आपका पश्चिम आ गया है ना। तो ये पश्चिम और उसमें उत्तर पश्चिम हो गया आपका उत्तर अमेरिका। ये दक्षिण पश्चिम में आ गया। कहाँ आ गया? दक्षिण पश्चिम में। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी नदी अमेज़न, बड़ी नॉट लंबी, लंबी नील अफ्रीका, बड़ी अमेज़न दक्षिण अमेरिका। और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो ये बनी हुई है ये दिख रही होगी ना, एंडीज। अब सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यानी कि लंबाई में ज़्यादा, ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट है जो हमारे पास है भाई, ठीक है ना, और लंबाई में एंडीज है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। एंडीज ए दक्षिण अमेरिका। थोड़ा सा एंडीज डैड की आवाज़ से थोड़ा सा मिल रहा है ना, दक्षिण एंडीज। आप इसको थोड़ा कोरिलेट करके याद कर लेना। तो एंडीज का है, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, सबसे बड़ी नदी अमेज़न दक्षिण अमेरिका। और भाई देखो विषुवत वृत्त और मकर रेखा तो यहाँ से भी जा रही है, ठीक है ना। और एक चीज और जो उन्होंने पनामा स्थल संधि, जल संधि तो होती है जो जहाँ मतलब कि जो पानी का जो एरिया होता है ना वो दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जैसे इंडिया को और श्रीलंका को जोड़ता है ना। बट ये क्या कहा गया है? ये कहा गया जल स्थल संधि, यानी कि जो भीड़ी सी पट्टी सी जमीन की बनी हुई है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रही है, इसे कहा गया है पनामा स्थल संधि, ठीक है। चलिए भैया अब हमारे अमेरिका, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भी हो गए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, अभी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी एक थोड़ा मैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ आपकी बुक में ही, इसमें ही अच्छे से दे रखा, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्थल संधि लिखा हुआ है ना, स्थल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे स्थल संधि जैसे यहाँ दिखाया गया है स्थल संधि कहा गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ रही है तो पनामा स्थल संधि। अब भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है। अब भारत और श्रीलंका जैसे ये अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए भारत और श्रीलंका जैसे यहाँ से जुड़े हुए हैं ना, तो ये वाटर बॉडीज है, मतलब कि पानी से जुड़ा हुआ है, पानी वाला एरिया है, थोड़ा सा पानी से कनेक्टेड है, तो ये क्या है? जल संधि है, ठीक है ना, जल संधि। स्थल संधि जो जमीनी एरिया जोड़े, स्थल जोड़े, जल संधि जैसे जल जोड़े, ठीक है, जैसे इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है। अब भाई चलिए ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हाँ जी सही कह रहे हैं। और जो चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महासागर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अब ऑस्ट्रेलिया भी और अंटार्कटिका हम दोनों साथ साथ ही देख लेंगे एक बार मैप पे। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है ना, उत्तर जो दक्षिणी गोल मतलब कि सदन सॉरी, हाँ जी सदर्न पोल जिसको इंग्लिश में सदर्न पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव है, वो इस महाद्वीप के सेंटर में है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतें रहती हैं। जैसे हमने पिछले ही वीडियोस में जो देखा था रीट वे कैसे बनती हैं, जो अर्थ की मोशंस मतलब कि अर्थ की गतियाँ देखी थी, हमारी पृथ्वी की गतियाँ की, जिसके अकॉर्डिंग दिन सीजन आते हैं, सर्दी गर्मी आती है तो कब कितनी कहाँ कितनी सूरज की रोशनी जाती है, जिससे वहाँ बर्फ गिरती है, ठंड गिरती है, ठीक है ना। बर्फ भाई ठंड गिरती, ठंड होती है वहाँ, और ठंड होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ बर्फ जम रही है, ठीक है ना। तो वो जो है इसी वजह से वहाँ हमेशा बर्फ की मोटी परतें रहती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सनरेज बहुत कम जा पाती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र है, मतलब कि यहाँ पर लोग हैं ना जो रहते नहीं, बहुत कम रहते, स्थायी नहीं रहते हैं, जाते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम जब हमारे यहाँ सर्दी आती है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में जब उत्तर में, हम भाई उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियाँ सर्दी आती है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मियाँ होती हैं। गर्मी का मतलब है वहाँ इतनी भी गर्मी नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होती है। बर्फ़ तो तब भी होती है पर वो सहन करने लायक हो जाती है, इतनी ठंड वहाँ नहीं होती। वहाँ जाके फिर थोड़ा सा सभी जो देशों के शोध केंद्र वहाँ वहाँ जाते हैं और अपने शोध करते हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे। और भारत के दो शोध से, भारत के भी वहाँ पर शोध संस्थान है जिनका नाम है मैत्री और भारती, ठीक है ना। अब आप ये भी देख लीजिए कि जो अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर भारत की जो रिसर्च सेंटर है, शोध केंद्र है, उनके नाम क्या है? मैत्री और भारती, ठीक है। अब हम इन दोनों को, ऑस्ट्रेलिया को और अंटार्कटिका को मैप पर देखते हैं चल के, ठीक है। अब मैप पे आ जाते हैं यहाँ। अब आप यहाँ जी, पहले तो हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब ये आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई?
एक तो इसने बोल दिया सबसे छोटा है, ठीक है, छोटा है। और ये जो आपकी 0 डिग्री आ गई इक्वेटर, इससे नीचे यानी कि दक्षिण में है, दक्षिण गोलार्ध में है ना, ये भी ठीक है। उन्होंने कहा हाँ भाई सही मिला है मैप पे, ऐसे एज इट इज है। और उसके बाद चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, सही, चारों तरफ पानी महासागर, इसलिए इसको द्वीपीय। भाई द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके अंटार्कटिका पर। अब ये आपका अंटार्कटिका आ गया। अब अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका ये वाइट वाइट जो दिखा रखा है ना, ये है भाई, ऑटोमेटिकली उन्होंने दिखा दिया बर्फ जमी है। और यहाँ पे जो है ना आपका गोला वो है दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप जब इसको फोल्ड करते हैं अर्थ की तरह, इस मैप को फोल्ड करेंगे आप, इसका मतलब एक तरह से ग्लोब इमेजिन कीजिए, तो ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, नीचे। और यहाँ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। और आर्कटिक जो ऊपर है ना, वहाँ क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमने जो इन मैप्स के बारे में देखा था वो, सॉरी, जो इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, वो हमने समझ लिया। जो ये अंटार्कटिका है, यहाँ क्या है, सिर्फ रिसर्च होती है। और भारत के 2 रिसर्च सेंटर भी यहाँ, सभी कंट्रीज़ के तकरीबन तकरीबन सभी कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर हैं, और यहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा भूमंडल। भाई 7 कॉन्टिनेंट्स थे, हमने पढ़ लिया, हमारे 7 महाद्वीप थे। अब आ जाते जल पर। तो अब जलमंडल में आ जाते, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब नीला ग्रह क्यों कहते हैं, किसी ने नीला पेंट थोड़ी किया है। नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ऊपर से देखने पर पानी एरिया ज़्यादा है, 70% भाग जल है, ठीक है ना। तो क्या जो ज़्यादा होगा वही तो कलर ज़्यादा दिखाई देगा, तो इसलिए इसे जल नीला ग्रह कहा गया है। और 29% भाग पर स्थल है। जल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां होती है, बर्फ के ग्लेशियर्स होते हैं जो पिघल के उनसे बाद में पानी आता रहता है। गर्मियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में जम जाता है, और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है और उनसे पानी आता रहता है, ठीक है ना, इसलिए हिम नदियां। भूमिगत जल भी आ गया, वायुमंडल का जल भी आ गया, जल वाष्प भी। भूमिगत जल जो हम अपने ट्यूबवेल वगैरह, हैंडपंप वगैरह से निकालते हैं। वायुमंडल में जो हवा में जो मतलब कि गर्मी के कारण जो जल वाष्प बनते हैं और वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, है ना, वो जो बाद में बारिश के रूप में आते हैं, या बर्फ बनती है, या ओले गिरते हैं आपके, वो क्या होता है, जो गर्मियों में सूरज की रोशनी से जो हीट हमारे अर्थ पर आती है, उससे जो पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, वो ही फिर बर्फ, ओले या बारिश के रूप में धरती पर आता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर भगवान ने कोई टंकी ठुट्टी लगा रखी वो खोल दी, ये नीचे का पानी वापस ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, वाटर साइकिल है ये। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में है। अब ये देख लीजिए, जो अब मान लीजिए 100% है पानी, उसमें से 97 तो कहाँ है, महासागरों में है। हमारे पास बस 3% बचा है, और वो सिर्फ यूज करने लायक है। समुद्रों का है ना, वो तो इतना खारी है कि उसको हम पी भी नहीं सकते, या किसी यूज नहीं ला सकते काम में, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सारे भाई को हमने देखा, महाद्वीप तो सभी आपस में नहीं जुड़े हुए थे भाई, नीचे तो हमें पता है पानी के नीचे तो अर्थ ही है भाई, जमीन तो है, पानी के नीचे भी सतह तो है। पर वैसे ऊपर से देखने पर समुद्र का जो पानी है, महासागरों का जो पानी है, उन्होंने सभी महाद्वीपों को अलग कर रखा है। कुछ महाद्वीप जुड़े हुए हैं, वरना तकरीबन कुछ अलग है। आपने मैप में देखा था अच्छे से, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं, महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। अब पानी की तो भाई आदत है, पानी एक जगह ठहरता थोड़ी है। अब सारा पानी कनेक्ट है, तो वो यहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं है कि जो प्रशांत महासागर का पानी है वो प्रशांत महासागर में रहेगा, वो घूम फिर के इधर मतलब कि घूमता फिरता रहता है। आर्कटिक, अंटार्कटिक, मतलब ऑलरेडी जितने दक्षिण महासागर है या हिंद महासागर है, सबका पानी आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। अब आप एक बात मान लीजिए, आप कोई ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें मतलब कि 4-5 उठे हुए भाग हो और पानी डाल दिए, तब क्या देखेंगे, पानी डाल दिया और उसके अंदर आप लिक्विड में कुछ तेल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ डाल दीजिए, तो इसका मतलब अब आप देखिए, वही तेल रखे रहेगा, चाहे पानी धीरे धीरे घूम फिर के सारे पानी में फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि नीचे का पानी चल रहा है ना, तभी तो वो तेल या आपने जो कोई ऐसी इंक या कोई ऐसा लिक्विड डाला है जो पानी में मिक्स ना हो के आपको ऊपर अच्छे से दिखाई दे, तो वो क्या होगा, वो हर जगह घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो ऊपर वाला मतलब कि वो लिक्विड नहीं गया, लिक्विड के नीचे जो पानी है ना, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ज्वार तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ठीक है ना, महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं।
मतलब कि इनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़े, आगे के टॉपिक में एक अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे वाटर के ऊपर, जिसमें तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये सब चीज़ें आराम से एक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी अगर इसी वीडियो में ऐड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि महासागर जो पानी है वो हमेशा गतिशील रहता है, और इसी के अंदर तरंगे भी, महासागरीय जल अगर गतिशील है तो किस तरंगे उठ रही हैं, ज्वार भाटे आ रहे हैं या महासागरीय धाराएं, इसी से तो पानी चल रहा है ना, गतिशील है, ये पानी की गतियां हैं मुख्य, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर हैं। अब महासागर क्या दिए? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। अब मैप में ये सब दिए हुए थे, अब उनको एक बार जाके वहाँ पढ़ लेंगे, पर पहले हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रशांत महासागर यह पृथ्वी का, जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप था, तो ऐसे ही प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। और हमने क्या पढ़ा था कि प्रशांत महासागर में ही मैरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर था ना, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग वो ही आ गया, सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अब ये ध्यान रखिएगा, इनके आकार के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रशांत महासागर राउंड शेप में है, वृत्ताकार यानी कि गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। जो प्रशांत महासागर है ना, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति पता लगाई। भाई आप मैप में जाके इनको पढ़ लेना, मैंने तो आपको समझा दिया था। अभी देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अब अटलांटिक क्या है? वो दूसरे नंबर पर आता है। प्रशांत महासागर पहले नंबर पर, अटलांटिक दूसरे पर आता है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। इसका आकार कैसा है भाई? इसका आकार एस के जैसा है और इसका आकार वृत्ताकार था। किसका? प्रशांत महासागर वृत्ताकार यानी राउंड शेप में था, और ये एस की शेप में है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। किसके? अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित और तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताशों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। अब ये समझिए कि ये जो अटलांटिक महासागर है ना, इसकी तट रेखा, मानिए ये ओशियन की, सॉरी, ये ओशियन है, समुद्र है, महासागर है, इसकी तट रेखा है, यानी कि इधर पानी भरा हुआ है और इधर जमीन है, ठीक है ना, इधर जमीनी एरिया है। पर क्या कह रहा है कि ये एकदम ऐसे प्लेन नहीं है, ठीक है ना, ये क्या एकदम प्लेन नहीं है, ये यहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बनी हुई है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो समुद्री जहाज होते हैं ना, समुद्र में जो जहाज शिप्स चलती हैं, अब कोई शिप आ रही है, अब वो शिप क्या होगा, जैसे कि वो शिप आई और आके यहाँ इसके बीच में सेट हो जाएगी। साइडों में तो ज़मीन है ना, यहाँ तो ज़मीनी एरिया, यहाँ तो, पर ये ऐसे किनारे से निकले हुए पानी के अंदर बाहर तंदूरी है ना, ऐसे बनी हुई है, इस शेप में बनी हुई है। तो शिप आएंगे और यहाँ इसके अंदर उसको लैंड, मतलब कि एक तरह से स्टैंड बन गया उसका, शिप का। शिप आएगी और इसके अंदर सेट हो जाएगी, और सामान उतारो या इन आदमी उतरे, जो भी काम होगा उसका आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है? पोताश्रय, यानी कि एक तरह से इनको पोताश्रय, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं भाई, वो बनी हुई है, बंदरगाह बनी हुई है, ठीक है ना, बंदरगाह, जहाँ पोताश्रय, पोत का मतलब होता है शिप्स, जहाजें जहाँ आकर ठहरती हैं, रुकती हैं, तो ये बंदरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या बनी हुई है? बंदरगाह बनी हुई है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर की जो, ये जो बंदरगाह या तटरेखा है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा है, वो तंदूरी तटरेखा है, जो पोताश्रो यानी पतन, पतन और पोताश्रय का मतलब शिप्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए आदर्श स्थिति, एक अच्छी कंडीशन है, उनके अनुकूल है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब कि इसमें से व्यापार होता है, जैसे कि भाई सामान आना जाना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह उतारना ले जाना, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी है ये, ठीक है। हिंद महासागर भी एक ऐसा ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। भाई थोड़ा प्राउड फील करना चाहिए, हमारे देश के नाम पर महासागर का नाम है। यह महासागर लगभग लगभग त्रिभुजाकार है। अब देखो, 3 महासागर हैं, तीनों की खासियत बता दी है कि प्रशांत महासागर राउंड शेप में है, और ये जो अटलांटिक है ये एस की शेप में है, और आपका जो अपना ये हिंद महासागर ये त्रिभुजाकार में है। और यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अब दक्षिणी महासागर वो नीचे है, अभी अब मैप में जाएंगे और फिर उनको अच्छे से देखेंगे।
अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक उत्तर में है और जो दक्षिण महासागर है वो दक्षिण में है। ठीक है, और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। यानी कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से कनेक्टेड, अभी कनेक्टेड तो सारे हैं आपस में, पर छिछले जल वाले भाग से, यानी कि वहां पानी की गहराई कम है। जिस मतलब कि जल संधि से जुड़ा है ना, उसे क्या कहा गया है? बेरिंग जल संधि। ठीक है ना, बेरिंग जल संधि। और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया महासागरों के बारे में। अब हम चलते हैं मैप पर और इनको मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मैप पर, वही जो वर्ल्ड का एक मैप दे रखा है इस चैप्टर में, उसी पर। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ। अब हम सभी महासागरों को इसमें देखते हैं नंबर वाइज। पहले तो आप देख लीजिए, ये जो प्रशांत महासागर है ये कुछ तो इस एरिया में है। ठीक है ना, मैं इन सबको एक बार रब कर दूं। रब क्यों नहीं हो रहा? चलिए अभी देखिए आप, ये आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, सॉरी, ये आपका प्रशांत महासागर यहाँ इस एरिया में। ठीक है, हाँ, अब इतना ही ये उधर है। अगर आप इसको इधर करके देखते हैं तो अब ये देखिए यहाँ भी प्रशांत महासागर। भाई हम इसको राउंड करेंगे तभी तो हमारी अर्थ बनेगा। अभी तो मैप के लिए इसको खोल के रखा है मैप पे, तो ये यहाँ आ गया इतना, ऐसे ही उधर था। तो ये क्या हो गया, अगर इन दोनों को हम ऐसे राउंड करते हैं तो एक गोला बन जाएगा ना। तो ये तो हो गया आपका प्रशांत महासागर गोल है। और प्रशांत महासागर के जो अभी इन्होंने बताया, इसमें दिया था ना, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग इसी में है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, जो हमने देख लिया वृत्ताकार है। और ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों स्थित है। तो ये देखिए उत्तर अमेरिका यहाँ आ गया, दक्षिण अमेरिका यहाँ आ गया, है ना। ये तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो गए। अब हम अगर वापस चलते हैं तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ क्या आ गया? ये दक्षिण अमेरिका भी ना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया इसके पास। अगर अभी हमने दो पार्ट्स में प्रशांत महासागर को देख रहे हैं, क्योंकि हमने अर्थ का जो मैप है उसको मतलब कि राउंड शेप में, ग्लोब के टाइप में, ग्लोब की तरह है, पर अभी हमने इसको कट करके फैला रखा है। अगर हम इसको जोड़ते हैं ना तो ये प्रशांत महासागर दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर हम इसको ऐसे राउंड करके जोड़ेंगे, अर्थ की तरह गोल करेंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया इसके क्या, कहाँ किस साइड है? ऑस्ट्रेलिया इसके दक्षिण में, पश्चिमी उसमें है, और वो पूर्व की तरफ है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? इसके पूर्व की तरफ। ठीक है, अभी चलिए, अब यहाँ तक तो हो गया, हमने समझ लिया इसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अटलांटिक पर। अब ये हमारा आ जाता है अटलांटिक। ठीक है, अब ये देखिए जो अटलांटिक महासागर है, अब ये देखो आप, ये यहाँ है ना, ये और ये ऐसे, ये अब ये जो एस की कंडीशन है ये तो इसने बना दी भाई, ये एस बन गया ना, तो एस की शेप में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका। अब पश्चिमी किनारा कौन सा है इसका? पश्चिमी एरिया तो इसका ये है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, पश्चिमी किनारे पर ये पूर्व का एरिया, पश्चिम का एरिया। ठीक है, अब अब आगे क्या कह रहा है? ये पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अब इसका पूर्व का एरिया यहाँ क्या है? यूरोप है, ये अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर हो गया ना ये। अब ये अटलांटिक महासागर है तो इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, और पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अब इसकी तट रेखा देखो, अब तंदूरित तट रेखा है तो इसकी तट रेखा काफी तंदूरित है, वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंद महासागर में। अब ये आपका हिंद महासागर देखिए, ये इंडिया यहाँ। अब ये जो हिंद महासागर है, अब ये क्या कहा? ये त्रिभुजाकार है। अब यहाँ से हिंद महासागर स्टार्ट होता है यूं और यूं, यहाँ तो अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, तो ये क्या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है इसकी हिंद महासागर की। ठीक है ना, तो ये आपका हिंद महासागर। अब क्या कह रहे हैं? हिंद महासागर का नाम किसके नाम पे है? भारत के नाम पे है। ठीक है, अब इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका। उत्तर में तो एशिया हो गया, पश्चिम में अफ्रीका, ये पश्चिम हो गया अफ्रीका। ठीक है, अब इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका, और पूर्व में, ये पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए भाई, अब दक्षिण महासागर,
अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरा। अब आ गए हम दक्षिण महासागर पर। अब ये दक्षिण महासागर आ गया हमारा और ये अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अब ये दक्षिण महासागर फैला हुआ है ना, यानी कि वो कंप्लीटली चारों तरफ से जो अंटार्कटिक है, जो अंटार्कटिका है, इसको कंप्लीट चारों तरफ से ये दक्षिण महासागर ने तो घेर रखा है। ये दक्षिण महासागर का ही वाटर है, पानी है, तो इसने सारे ने इसको घेर रखा है ना अंटार्कटिका को। तो दक्षिण महासागर ने अंटार्कटिका को घेर रखा। अब आपको ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इनको आप चाहे नोट कीजिए, चाहे आप अपना किसी तरह भाई नोट्स बनाइए, या आप गूगल से पीडीएफ निकाल के पढ़िए। वो इसके मतलब कि एनसीईआरटी को आप पढ़िए और एनसीईआरटी में ही आप अंडरलाइन कर लीजिए इनको, ताकि आपको फिर आपको रिवीजन के लिए, चलो आप नोट्स नहीं बनाते हो तो रिवीजन आप बुक्स में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनको क्वेश्चन यहीं से उठेंगे और 100% उठेंगे। अगर मैं इतना प्रेशर बना के आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से उठेंगे, तो इसका कोई रीज़न भी होगा। भाई हमने पीछे के पहले वाले एग्जाम्स भी देखे हैं और हमने खुद भी एग्जाम दिए हैं, तो देखा है कि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। तो दक्षिण महासागर कहाँ है? अटलांटिक अंटार्कटिका को चारों तरफ से पानी से घेरे हुए है। अगर आ जाए भी अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ पानी से, कौन से महासागर ने घेरा? अगर ऑप्शन में 4 महासागर देते तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, आपका दक्षिण महासागर है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब दक्षिण अंटार्कटिक महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक हो गया ये तो यहाँ। अब आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। अब ये दक्षिण महासागर तो दक्षिण में इसके नाम से ही पता चल गया। अब हमें एक महाद्वीप हमारा एक महासागर हमारा और रह जाता है, वो आ जाता है हमारा आर्कटिक महासागर, ये वाला, ये जो है आर्कटिक महासागर। अब ये कहाँ है भाई? उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव में है ना। तो ये कहाँ है? आपका उत्तरी ध्रुव में है, यह प्रशांत महासागर से। अब यहाँ देखिए छिछले मतलब कि प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ तो अटलांटिक आ गया, ठीक है ना, ये तो अटलांटिक है, तो ये प्रशांत महासागर से भाई यहाँ से ही जुड़ा होगा, ऊपर से ही, या फिर ये यहाँ से जुड़ा हो सकता है ना, ठीक है। अब यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब ये देखिए उत्तर अमेरिका के, ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों, ये उत्तर अमेरिका के तट है, उत्तरी तटों, और इधर ये यूरोप और एशिया का जो एरिया है उसे तो यूरेशिया कहा गया है। यहाँ तक तो अटलांटिक आ गया, ये आ गया उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट, और ये जो एरिया है आर्कटिक महासागर के, यहाँ देखिए ये क्या है? यूरोप और एशिया, यूरेशिया के भागों से घिरा हुआ है ना। तो आप, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने महासागर और महाद्वीप समझाए हैं, जो भूमंडल और जलमंडल, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल थे, उनमें से जो भूमंडल और जलमंडल था वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके जो दो बाकी के पार्ट्स बचते हैं, वायुमंडल और जीवमंडल, जो 2 परिमंडल बचते हैं, उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।